Hello everyone, welcome to upscprep.com. My name is Nimish Kapoor, or as you know, like always, that I'll be coming out with modern Indian history videos. As the prelims is nearing, आपको पता है बहुत ज़्यादा अब आपको होगा कि कैसे स्मार्टली हम इस सब्जेक्ट को करें. So, beginning today, I'll be coming out with series of videos which will help you significantly to cover modern Indian history. आज का जो टॉपिक है जो हम फोकस करेंगे वो है प्राइमरली गवर्नर जनरल्स. हम 1773 से लेकर 1947-48 तक देखेंगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल्स हुए, बीट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉयस एंड इवन इंडिपेंडेंट इंडिया. सो लेट्स बिगिन with the same. So, Governor Generals of Bengal, that is what we will be starting off with. तो as you all know, 1773 के एक्ट के साथ ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. और कौन बना पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स. 1772 से 1785 1773 एक्ट के साथ ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड दैट वाज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके अंडर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके साथ 4 मेंबर्स की काउंसिल बनी. काफ़ी इश्यूज आए. इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस हिज टेन्योर ही हैड सिग्निफिकेंट इश्यूज विद वन ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, जिसके कारण लेटर ऑन वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस भी हुआ लंदन में, बट फाइनली ही वॉज डिस्चार्ज ऑफ इट. अंडर हिम ही ऑल्सो ब्रॉट अ डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू एन एंड अंडर दिस. एज यू ऑल नो कि दीवानी राइट्स इनके पास थे प्लस निज़ामत फंक्शंस अलग थे, तो वो डुअल गवर्नमेंट जो थी ख़त्म हुई. ही डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया बंगाल को. दीवानी और फौजदारी अदालत, डिस्ट्रिक्ट और सदर दीवानी या निज़ामत अदालत एपलेट कोर्ट्स की तरह कैलकाटा में इस्टेब्लिश की गई. दीवानी और फौजदारी बेसिकली रेवेन्यू और क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू एपलेट कोर्ट्स एट कैलकाटा वो भी अकॉर्डिंगली. एक्ट ऑफ 1781 भी पास हुआ अंडर हिम एंड दिस वाज बेसिकली एन अमेंडिंग एक्ट, क्योंकि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें पावर्स डिफाइन नहीं की गई थी सुप्रीम कोर्ट की. तो एक्ट ऑफ 1781 की लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिफाइन करना ज़रूरी था, बिकॉज इट वॉज इंटरफेयरिंग. that is why it defined the powers of Supreme Court of Calcutta. Pitt's India Act और 1784 भी इस दौरान पास हुआ and what it created a dual government. हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इनके बीच में फंक्शंस को डिवाइड किया गया. रोहिल्ला वॉर भी 1774 में was fought and first Maratha war. When I say first Maratha war, that is Anglo-Maratha war 1775 से 1782. बड़ा इम्पोर्टेंट ये एक वॉर थी जिसमें काफ़ी सालों तक कई ट्रीटी ऑफ सूरत, इवेंचुअली ट्रीटी ऑफ सालबाई से इसको सेटल किया गया. सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी 1782-84 was fought, and during this war also Hyder Ali died, and Treaty of Mangalore साइन हुई 1784 में, which was the last treaty जो द कंपनी और द इंग्लिश ने इक्वल टर्म्स पे सेटल की विद एन इंडियन पावर. इसी दौरान ही वॉज पार्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड ही रोट इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता, भागवत गीता, बाय चार्ल्स विल्किंस. एंड फाइनली ही वॉज impeached in England, but then as I've told you earlier as well that eventually he was discharged of it, but then because of his differences with one of the executive councillors, काफ़ी हद तक he was charged that he tried to kill the executive councillor. So एक बहुत लंबा एक इशू चलता है यहाँ, but eventually he was discharged of it. Moving forward, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 का अमेंडिंग एक्ट आया 17, और वो एक्ट पर्टिकुलरली लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया गया. सो लॉर्ड कॉर्नवालिस, हु वाज अ वेटरन इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हु फॉट फ्रॉम इंग्लिश साइड, ही वाज ब्रॉट इनटू, ही वाज थॉट दैट अब इसको लाना चाहिए. द कंपनी थॉट, द गवर्नमेंट थॉट दैट
it is better that Cornwallis should be made the Governor General of Bengal. But Cornwallis had conditions. He said that firstly, I'll be the Commander in Chief as well, since I'm a person in uniform. And secondly, I should have the veto power. So to bring that, 1786 का एक एक्ट लाया गया. इसके साथ ही कॉर्नवालिस को इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा गया. सो थर्ड मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, इस दौरान ही फॉट एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम 1792 was signed with टीपू सुल्तान, एंड अंडर दिस वॉर इंडेमनिटी चार्ज किया और सन्स ऑफ टीपू सुल्तान को अपने अंडर रखा गया. ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने अपने पास रखा. He was the first person. In fact, a lot of civil services reforms and initiatives were started by him. Primarily, he was the first person to codify laws in 1793, जिसको कॉर्नवालिस कोड 1793 भी बोला जाता है. He created the post of district judge. He is called the father of civil service in India. He also, did Europeanization of administrative machinery जो उस टाइम पर थी, and also introduced police reform जैसे कि इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा. इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, एक ऐसा रेवेन्यू सेटलमेंट इनिशिएटिव था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एज एंड व्हेन मोर टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, कंपनी को ऑक्यूपाई कर रही थी, तो रेवेन्यूज़ की भी डिमांड बढ़ रही थी. और परमानेंट सेटलमेंट एक मैकेनिज्म था जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोला जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल. इसके बाद सर जॉन शोर. Sir John Shore basically he believed in policy of non-intervention. 1793 से 1798 तक he didn't interfere with any other states. He felt that कि कंपनी को सब जो है अपने कमर्शियल फंक्शंस पर ध्यान देना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग हमारी टेरिटरीज हैं उस पर ही फोकस करना चाहिए और एक्सपेंशनिस्ट व्यू पॉइंट नहीं रखना चाहिए. He didn't interfere in the affairs of other states at that time. इसी दौरान चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस किया गया. चार्टर एक्ट बेसिकली रॉयल असेंट था टू कंपनी. एक पहले तो ट्रेड 20 ईयर्स के एक्सक्लूसिव राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए. इसके अलावा सर्टन चेंजेस, सर्टन नेसेसरी चेंजेस वर मेड टू द फंक्शनिंग. लॉर्ड वेलेस्ली, नाउ टू द कॉन्ट्ररी, एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हम देखें टू जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली believed in taking initiative, and not just taking initiative but expanding and occupying more territories. So he used subsidiary alliance significantly, during him under him fourth Anglo-Mysore war was fought in 1799, and second Maratha war भी, जिससे मराठा पावर और फर्दर डिमिनिश हो गई, एंड ट्रीटी ऑफ बसाएं भी एक साइन की गई थी. फोर्थ मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान डाइड एंड इवेंचुअली द पावर वॉज द मैसूर पावर वॉज टोटली शैटर्ड. ही टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजावुर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक, ये सब सब्सिडरी अलायंस के द्वारा. नेक्स्ट इज सर जॉर्ज बार्लो, सिमिलर लाइक सर जॉन शॉ, primarily believed in non-intervention. तो वेलोर म्यूटनी जो हुई थी was during his time. So for instance, a large scale, so what happened in वेलोर म्यूटनी, as you know, इंडियन सिपोइस ने रिवोल्ट किया था, और ये पहली ऐसी रिवोल्ट थी जो 1857 से 50 years पहले हुई. और he also made economy and peace his chief objects, जैसे मैंने बताया था, and criticized Wellesley's policy of aggressive expansion. Or he again relatively maintained peace and didn't interfere much with other states at that time. इसके बाद मैं बात करता हूँ लॉर्ड मिंटो वन. डू नॉट गेट कन्फ्यूज विद लॉर्ड मिंटो टू विच वॉज एट द टाइम ऑफ मॉले मिंटो रिफॉर्म्स. सो लॉर्ड मिंटो वन वॉज फ्रॉम 1807 to 1813, और 1809 में जो महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर के किंग थे, उनके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंक्लूड की थी. ये ट्रीटी में जो बाउंड्री थी ब्रिटिश और पंजाब और या फिर सिख एम्पायर की, वो डिफाइन की गई थी. चार्टर एक्ट 1813 का इसी दौरान पास हुआ था. सो एज यू नो, चार्टर एक्ट्स एवरी 20 years ये लाए जाते थे अंटिल 1853. सो 1793 से लेके 1813, 1833 और 1853.
सेपरेटली मैं इनको डील करूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश की वीडियो में, बट एज ऑफ नाउ सिंस आई एम फोकसिंग ऑन से जस्ट गवर्नर जनरल्स, तो इसको मैं ब्रीफली यहीं तक टच करूँगा. मूविंग फॉरवर्ड, लॉर्ड हेस्टिंग्स. Lord Hastings, do not get confused between Lord Hastings and Warren Hastings. Warren Hastings is different, जो 1773 से 1785 के बीच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, but Lord Hastings was separate, was Governor General of Bengal from 1813 to 1823. He adopted policy of intervention and war. So he was the one who now adopted that policy of war and intervention. एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 16 और ट्रीटी ऑफ सगौली, जो कि इस वॉर के बाद ट्रीटी साइन हुई थी, ये 1816 में साइन की गई थी. इनफैक्ट ट्रीटी ऑफ सगौली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मॉडर्न डे उत्तराखंड, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल का रीजन है, वो ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद ही, दौरान ही ये ब्रिटिशर्स के पास आया. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसको पिंडरी वॉर भी कहते हैं, जहाँ सप्रेशन ऑफ पिंडरीज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है. इसी के साथ मराठा कन्फेडरेसी डिसॉल्व हुई और पेशवाशिप एबॉलिश हुई. लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे रेवतवाड़ी सेटलमेंट मद्रास में थॉमस मुनरो के द्वारा लाई गई. रेवतवाड़ी, एज यू नो, अनदर एक रेवेन्यू सेटलमेंट मैकेनिज्म था, जो रेवत्स के पास पट्टा या फिर ओनरशिप राइट्स रहते थे, रेवत्स कल्टिवेटर के पास. इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828. फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर इसी दौरान हुई 1824 से 28 के बीच. 1824 में बैरकपुर म्यूटिनी, एक अनदर आर्म्ड रिवोल्ट जो हुई थी, ये बैरकपुर म्यूटिनी 1824 में, और भरतपुर जो कि जाट्स का था, वो कैप्चर किया गया 1826 में. अब बात करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि 1833 के एक्ट में, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया. क्यों? क्योंकि अब व्हेन दिस गवर्नर जनरल 1773 एक्ट में जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, तो ब्रिटिशर्स के पास द कंपनी हैड ओनली द टेरिटरी ऑफ बंगाल. But as you know, with Wellesley and with the wars which were fought, more and more area was occupied by British. That is why अब काफ़ी हद तक a lot of part of India was under the British. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको डेजिग्नेट किया गया 1833 से 1858 के बीच में, हम देखेंगे. और बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक. नाउ लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज नॉट जस्ट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, but he was also the last Governor General of Bengal. He is often said कि with the efforts of Raja Ram Mohan Roy, सती abolish की गई इनके द्वारा 1829 में. He is also credited with suppression of ठगीज. उस टाइम पे एक ठगी सिस्टम चलता था, ठगीज, तो उसको सप्रेस किया गया 1830 में. चार्टर एक्ट 1833, जैसे मैंने बताया, अंडर हिम इट वॉज पास्ड and with that he was designated as Governor General of India. Resolution of 1835, annexation of Mysore, Kurg, Central Kashar, Treaty of Perpetual Friendship रंजीत सिंह के साथ 1831 में साइन की गई. Abolition of Provincial Courts of Appeal. तो इस दौरान विलियम बेंटिक really tried to centralize his position and काफ़ी ज़्यादा जो रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लाए गए थे द्वारा बाय कॉर्नवालिस, उसको ओवरटर्न किया गया. जो अदर गवर्नर जनरल्स अगर हम इस पीरियड में देखें, सर चार्ल्स मेटकाफ बहुत इंपॉर्टेंट है. फेमस प्रेस लॉ वाज पास्ड अंडर हिम एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द लिबरेटर ऑफ, मेटकाफ एक्ट भी बोला जाता है. ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंडियन प्रेस पर, वो काफ़ी हद तक अपलिफ्ट की गई. इनफैक्ट इससे पहले इंडियन प्रेस पे इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्या चेक था कि वट एवर दे हैड टू पब्लिश, दे हैड टू शो इट टू द गवर्नमेंट एंड देन गेट पास. बट नाउ थ्रू दिस एक्ट, सेल्फ रेगुलेशन and government became more of a regulatory authority rather than keeping a very close eye on whatever is being published. 1836 से 1842 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड
Lord Auckland was the Governor General. He participated in the first Anglo-Afghan War of 1838 to 42. Now एक किताब भी है विलियम डालरिम्पल के द्वारा रिटर्न ऑफ द किंग, एक ऐसी बुक जिसमें फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को डिपिक्ट किया गया और काफ़ी ज़्यादा इस वॉर के बाद ब्रिटिश को जो अथॉरिटी थी उसको एक डेंट पड़ा, क्योंकि जो पपेट किंग ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान में रखा था, जो कि है शाह शुजा, he was actually killed. And in fact, the army there, the British Indian Army, which was stationed in Afghanistan, had to suffer huge setbacks. So, because of this, Lord Auckland was recalled and Lord Ellenborough was sent. And Lord Ellenborough continued annexation under him. Sindh was annexed in 1843 under guidance of Charles Napier. स्लेवरी जो कि उस टाइम तक लीगल था इंडिया में, उसको अबॉलिश किया गया 1843 में, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के द्वारा। 1844 से 48 की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग वन, अगेन वन इसलिए क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग टू भी थे। लॉर्ड हार्डिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1839 में आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह डाइड, तो सिख एम्पायर में काफ़ी इंस्टेबिलिटी आई एंड वो पीक पे पहुंची फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और ब्रिटिशर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया और इवेंचुअली इसमें दे ओवरकेम द सिख एम्पायर एंड इट्स फोर्सेस, एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में साइन हुई, जिसके साथ एक रेजिडेंट वेंट टू लाहौर इन द कोर्ट, बट इट डिडंट अनेक्स एज ऑफ नाउ। अनेक्सेशन हुई 49 में, वो हम बात करेंगे। एबॉलिशन हुई इसी पीरियड में फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सैक्रिफाइस की। तो इसके बाद लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, a lot of initiatives, a lot of not just initiative, a lot of things happened during this period. डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको भी हम पॉलिसीज को डिटेल में देखेंगे। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके साथ ही जो और स्टेट्स थी उसको अनेक्स किया गया, और ये पीरियड था ऑफ अ लॉट ऑफ एनेक्सेशन। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कंक्लूड हुई, इसी के साथ पंजाब अनेक्स कर लिया गया बाय ब्रिटिशर्स। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिशर्स वर इन्वॉल्व इन सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, और लोअर बर्मा और पेगू रीजन जिसको बोला जाता है उसको अनेक्स किया गया। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच के ऊपर ये 1854 पब्लिश हुई, एंड ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हुए। गोरखा रेजिमेंट्स को रेस किया गया इसी दौरान, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया रुड़की में। बाद में यही कॉलेज आज के टाइम का IIT रुड़की है। लॉर्ड डलहौजी की और बात करें तो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम्स जो हम देखते हैं वो भी एस्टैब्लिश किया गया इसी दौरान। सेपरेट PWD डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया गया। रेलवे मिनट पहले पब्लिश हुआ 1853 में, और कुछ ही देर बाद बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन कनेक्ट हुई। 4000 मील की 4000 माइल्स टेलीग्राफ वॉज एक्चुअली laid down, and it was connected Calcutta with Bombay, Madras, Peshawar। और पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 के साथ ही रिफॉर्म्स और पोस्टल डिपार्टमेंट में भी रिफॉर्म्स लाए गए। गैंजेस कैनाल खोला गया 1854 में, एंड सेपरेट PWD डिपार्टमेंट हर प्रोविंस में लाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स के द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 पास किया गया। अब मैं बात करूंगा 1857 के बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया और क्वींस प्रोक्लेमेशन। सो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नाउ आल्सो द वाइसरॉय। सो we'll look at those. Now they were had significant powers at the same time, so we'll look at who were the viceroys starting 1858. So Lord Canning was the first viceroy of India. Viceroy basically क्या है? Viceroy is primarily also with respect to the relations with the princely states. Governor General of India जो ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया उसका पोस्ट, और वाइसरॉय इट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप विद द princely states. So revolt of 1857 जैसे हुई,
ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब टोटली फिनिश हुआ. अब एंटायरली ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन के अंडर, और ब्रिटिश पोजेशंस, अब पूरा टेरिटरी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आया. डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को विड्रॉ कर लिया गया, और इनफैक्ट इट इज 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाया गया, विच प्रूव टू बी लैंडमार्क, बिकॉज फंक्शंस को डिवाइड किया गया. एक तो आपको पहले ही पता है कि इससे पहले लेजिस्लेटिव, जो गवर्नर जनरल हैज हैड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थोड़ा एक्सपेंशन किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर लाए गए, राइट. इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1859 पास किया गया, इंडियन कोर्ट हाई कोर्ट एक्ट 1861 पास किया गया, और इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया. यूनिवर्सिटीज बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास में 1857 में फाउंड की गई. सर जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस brother, जो Henry Lawrence, who was a resident in he was the commissioner in Punjab after the annexation of Punjab, and he was killed in fact during revolt of 1857. टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन यूरोप में ओपन की गई. यूरोप से अब दिल्ली जो है कोलकाता तक पूरा एक टेलीग्राफ कम्युनिकेशन क्रिएट किया गया. हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में. ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही एक्सपैंडेड कैनाल वर्क्स एंड रेलवेज इन इंडिया, और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सेटअप किया गया, और नेटिव जुडिशियल सर्विस को भी रिकॉग्नाइज किया गया. लॉर्ड मेयो की बात करें, 1869 to 72, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक, बिकॉज ही वॉज द ओनली वाइसरॉय टू बी एवर assassinated. So he introduced financial decentralization, right? He brought in financial decentralization. He established Rajkot College at Kathiawad and Mayo College, बड़ा famous, आज आप भी सुनते हो कि Mayo College at Ajmer for princes. He started Statistical Survey of India. He established Department of Agriculture and Commerce. And he was the only viceroy to be murdered in office by a Pathan convict in Andaman's Kalapani में 1872 में. State railways were introduced and census was held in 1871 for the first time in Indian history under Lord Mayo. Right? Lord Lytton की बात करें तो Lord Lytton, very infamous governor general, one of the most infamous governor general. He pursued free trade policies and abolished duties on 29 British manufactured goods. क्यों? क्योंकि वो British manufactured goods को promote करना चाहता, which in turn accelerated the drain of wealth from India. In 1877 he arranged Grand Darbar when country was suffering from severe famine. इसी दरबार में Empress of India घोषित किया गया, किसको? Queen Victoria को. Royal Title Act 1876 was passed and presented Queen Victoria with title of Kaisare Hind. Arms Act 1878 was passed. अब ये बहुत ही controversial act था उस टाइम का, जिसके साथ जो लाइसेंस लेना मैंडेटरी था अगर आपको आर्म्स पोजेस करना इंडियंस को. तो इट मेड इट फॉर इंडियंस टू मैंडेटरी फॉर इंडियंस टू एक्वायर लाइसेंसेस फॉर आर्म्स. लॉर्ड लिटन की बात करें तो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस इन 1878-79 कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ. लॉर्ड लिटन ही इंट्रोड्यूस्ड इट एंड लोअर्ड मैक्सिमम एज फॉर सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम 21 to 19 years. फेमाइन ऑफ 1876 से 78 हुआ, जिससे मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब, ये सारे काफ़ी इफेक्ट हुआ है. और इसी के साथ एक फेमाइन कमीशन रिचर्ड स्ट्रैंची headed by him was introduced. Another very controversial act under Lord Lytton was Vernacular Press Act, जो basically vernacular, that is जो regional local languages थी, उसमें जो प्रेस या न्यूज़पेपर्स रिलीज या जर्नल्स रिलीज होते थे उस पर सिग्निफिकेंट चेक लाया गया. इसमें डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट्स थे डिस्ट्रिक्ट के, उनको एम्पावर किया गया कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वो प्रिंटर को बुला और पब्लिशर को बुला के उनसे बॉन्ड साइन करवा सकते हैं, और ताकि वो नॉट टू पब्लिश एनीथिंग विच माइट राउज फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सेकेंड अफगान वॉर 1878 से 1880 was fought, and in which Britishers redeemed themselves and they won this war, right? और इसी के साथ मोहम्मद यकूब खान
signed a Treaty of Gandamark in May 1879 to prevent British invasion of the rest of the country. Lord Ripon. On the other hand, he is a pretty famous Governor General of his times, unlike Lytton. So he repealed the Vernacular Press Act, जो लाया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था वर्नाकुलर प्रेस को, उसको रिपील किया गया. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 पास किया गया, राइट, टू इम्प्रूव लेबर कंडीशंस इन इंडिया. He reduced the working hours of local factory workers and sought to improve their conditions. So local factory workers थे, उनके इस फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 ने कई रियायतें दी. किंगडम ऑफ मैसूर को रिस्टोर किया गया टू वोडेयार्स टू इट्स रूलर. 1831 में वो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था, 1881 में रिपन रिस्टोर्ड इट. हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स लाया गया अंडर हिम, और काफ़ी चेंजेस प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में वो ब्रॉट इन द कंट्री. एंड प्राइमरी जो एजुकेशन है वो लोकल बोर्ड्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को ऑथराइज किया गया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें लॉर्ड रिपन का, इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. काफ़ी ज़्यादा एरियाज में, इनफैक्ट इंडिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उस टाइप सेटअप की गई. म्यूनिसिपैलिटीज़, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लाया गया, लोकल बॉडीज जो क्रिएट की गई उनको पावर दी गई कि वो अपने रेवेन्यूज़ खुद क्रिएट कर सकें, कलेक्ट कर सकें. अगर और बात करें तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया टू रिजॉर्ट टू लोकल टैक्सेशन. पहले सारा जो बजट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके वही स्टेट्स को देती थी. अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला गया कि आप अपने जो है लोकल टैक्सेशन खुद कलेक्ट कर सकते हैं. दिस वॉज डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन, रोड्स, ये सब स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में दे दिया गया. इस टाइम पे एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई. एक बिल लाया गया था जिसके तहत यूरोपियन सब्जेक्ट्स को ट्राई किया जा सकता था इंडियन जजेस द्वारा भी, बट लॉट ऑफ यूरोपियंस प्रोटेस्टेड एंड रिपन वॉज फोर्स्ड टू टेम्पररली सस्पेंड, एंड लेटर ऑन एक प्रोविजन ऐड किया गया कि ज्यूरी द्वारा डिसीजन माना जाएगा. तो मतलब काफ़ी एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883-84 में रही. अगर हम बात करें लॉर्ड डफरिन की 1884 से 1888, लॉर्ड डफरिन प्राइमरली ड्यूरिंग हिज टाइम ही इज नोन दैट ही डायरेक्टेड A.O. ह्यूम टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पॉलिटिकल डिसेंट और पॉलिटिकल डिस्कशंस हों एक ही अम्ब्रेला के अंडर. तो अंडर हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885. लॉर्ड लैंडजोन की बात करें 1888 से 1894 सेकेंड फैक्ट्री एक्ट पास किया गया 1891 में, जो पहला 1881 में पास हुआ था. ही कैटेगराइज सिविल सर्विस 3 हिस्सों में, इंपीरियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, राइट. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जिसने फर्दर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश की, लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा सा एडिशनल पावर दिया और इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया. इंडियन काउंसिल एक्ट इसी टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 1892 वाला. ड्यूरेंट कमीशन बनाई गई जिसने ब्रिटिश, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है बाउंड्री को डिफाइन किया. लॉर्ड कर्जन, अगेन अ प्रीटी अनपॉपुलर गवर्नर जनरल ऑफ हिज टाइम. ही 1899 से 1905, जब भी हम कर्जन सुनते हैं तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है. So under him, not just that, we'll look at more areas. Appointment, police commission, Sir Andrew Fraser द्वारा, to review police administrations, he appointed that. He recommended appointment of Indians at the officer level in police. Indians could rise only to the ranks of inspector of police, the senior NCO position. Until then, right, appointments of universities commission or railway commission, and passing of Indian Universities Act 1904, ये भी लाया गया. रेलवे कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीटली एक्सक्लूड किया और सिर्फ फोकस किया हायर एजुकेशन पर. तो आगे बात करें तो अंडर हिम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश की गई. कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899 पास हुआ जिसने नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर्स उसको कम किया, राइट. एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन रखी. पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सब जानते हैं
इस दौरान लाया गया। इसी के बाद से ही इमीडिएटली स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्ट हुआ। अ न्यू प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि आज के टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा जाना जाता है पाकिस्तान में, ये इट वाज आल्सो फाउंडेड। एंड यंग हस्बैंड्स मिशन मींस that British sent a mission to Tibet to basically create a relation where eventually trade relations and relations were set up with Tibet. Carrying forward Lord Minto II. Lord Minto II 1905-10. During his tenure स्वदेशी मूवमेंट 2 years काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली चली। 1906 सेशन में दादा भाई नौरोजी हेडेड सेशन, जिसमें 4 रेजोल्यूशंस पास हुए स्वदेशी के, और स्वदेशी मूवमेंट एग्रेसिवली चली। 7 के बाद इवेंचुअली आफ्टर सूरत स्प्लिट इट फेडेड आउट। 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग, अब इट वाज एक्चुअली लॉर्ड मिंटो हु directed Muslims to set up their own organization, resulting in foundation of Muslim League in 1906. न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908 में पास हुआ और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए, जिसके ऊपर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 लाया गया। एंड इसके साथ क्या आया? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, राइट? यू ऑल नो दैट, फॉर मुस्लिम्स। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 में अनल कर दिया गया, बट असम को और उड़ीसा बिहार अलग किया गया। कैपिटल जो है कैलकाटा से ट्रांसफर करके दिल्ली 1911 में बना दी गई, और दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया, जो खुद किंग जॉर्ज V ही अटेंडेड इट विद क्वीन मैरी एंड ही वाज कॉरोनेटेड हियर। लॉर्ड केल्म्सफोर्ड की बात करें 1916 से 21, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर एक्ट विच वॉज पास, जिसने क्या लाया? विच बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड डाकी इन प्रोविंसेस। एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंडेड, राउलेट एक्ट लाया गया, जो इतना रिप्रेसिव था कि पंजाब में अगेन लॉट ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड, रिजल्टिंग इन a lot of unrest, eventually resulting in Jallianwala Bagh massacre in April 1990. सैडलर कमीशन एक एजुकेशनल कमीशन सेटअप की गई, जो फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में देख के विच लुक्ड इनटू, एंड इंडियन SP सिन्हा was appointed governor of Bengal. सो लॉर्ड रीडिंग की बात करें 1921 से 26, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लाया गया, अबॉलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज की गई इसी दौरान। प्रेस एक्ट ऑफ 1910 एंड राउलेट एक्ट ऑफ 1919, जो दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट थे, वो रिपील कर दिए गए, एंड ही सप्रेस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लॉर्ड रीडिंग, you know, a very good thing is when we are revising it, we are also parallelly going through the history in terms of sequence, and you will be able to pretty much recall a lot of stuff while we are revising just through the governor generals. And इसी के साथ I'll come to Lord Irwin, and there are a lot of things which happened in this period of 1926 to 31. Simon Commission को announce किया गया by conservative government well in advance of the 10-year period, that is in the 8th year itself. And Simon Commission came to India. It was so much protest happened, as you know. क्यों हुए? The entire commission was all white commission. इसी दौरान बटलर कमीशन भी लाई गई, बेसिकली टू लुक इनटू द रिलेशन ऑफ स्टेट्स, और उनका एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया जहां डिस्कशंस हो सके। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जो कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से रिजल्ट की गई नेहरू रिपोर्ट बनी, विच वॉज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू। इसमें किस चीज़ की बात की? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई, और काफ़ी कई चीज़ें मुस्लिम लीग ने डिमांड की थ्रू मोहम्मद अली जिन्ना, जो नेहरू रिपोर्ट ने नहीं इंक्लूड की। सो टू काउंटर दैट, व्हाट मोहम्मद अली जिन्ना डिड, ही केम आउट विद हिज 14 पॉइंट्स की नहीं, अब फ्यूचर जो भी डिस्कशन होगी ये 14 पॉइंट्स होंगे ही होंगे, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। 1929 का सेशन हुआ, जो 1928 का सेशन था कांग्रेस का। इवेंचुअली 1 ईयर का एक कंसेंसस क्रिएट किया गया कि अगर ब्रिटिशर्स ने 1 ईयर तक डोमिनियन स्टेटस को नहीं लागू किया तो डिमांड कांग्रेस की कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो जाएगी, पूर्ण स्वराज। क्या हुआ? 1929 का कांग्रेस सेशन आया,
एंड बिफोर दैट आई जस्ट से नवंबर 1929 में दिल्ली मैनिफेस्टो भी साइन हुआ. व्हाट वाज दिस? कि एक लास्ट अटेम्प्ट की गई कि अगर जल्दी से ब्रिटिशर्स मान जाए डोमिनियन स्टेटस को कांग्रेस सेशन से पहले पहले, तो कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ज्वाइन करेगी. बट कुछ नहीं हुआ. फाइनली 1929 सेशन जो हुआ लाहौर में, उसमें ये फाइनलाइज हुआ कि पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ, फ्लैग होइस्टिंग हुई रावी के, और 26 जनवरी 1931 इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट हुआ. सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट करने की पूरा पावर महात्मा गांधी को दी गई और उन्होंने स्टार्ट किया डांडी मार्च से 1930 में. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, जिसमें कांग्रेस ने नहीं पार्टिसिपेट किया. तो सिचुएशन को देखते हुए लॉर्ड अर्विन डिसाइडेड टू कॉल ऑन गांधी एंड दोनों ने मिलकर एक मीट की और पैक्ट बनाया, जिसमें एक अग्रीमेंट हुआ कि जैसे कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, और कई चीज़ों का जो है लॉर्ड अर्विन ने प्रॉमिस किया. तो लॉर्ड विलिंगडन बिकेम द नेक्स्ट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल. तो ड्यूरिंग हिम सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई. Second round table में as I told, Congress participated, and Mahatma Gandhi was the lone member from representing Congress. But when he went there, the problem was communal accord. राम से मैकडोनल्ड का कि जी separate electorates won't just be for a particular community but a lot of communities including depressed classes. और ये इशू बना, और इवेंचुअली क्या हुआ कि पूना पैक्ट साइन किया बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन 1932, बिकॉज महात्मा गांधी वॉज वरीड दैट इट विल डिवाइड द हिंदू सोसाइटी फर्दर. तो हम एडिशनल रिजर्वेशन देंगे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स आप मत लीजिए, हम जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंदर इकट्ठे, बट वील रिजर्व द सीट्स. तो इवेंचुअली दिस इज हाउ पूना पैक्ट केम इनटू पिक्चर. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 एस्टैब्लिश की गई. कई इंपॉर्टेंट मेंबर्स है, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया एटसेट्रा. 1935 में जो साइमन कमीशन से लेके वेरियस रिपोर्ट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, वाइट पेपर, सब कुछ है, उसके ऊपर बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 लाया गया, जिससे डाकी अबॉलिश हुई, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी मिली, बट डाकी अब इंट्रोड्यूस हुई सेंटर में. बर्मा को 1935 में इंडिया से सेपरेट किया गया. अगर लॉर्ड लिनलिथगो की बात करें 1936 से 43 के बीच में, लॉर्ड बिग पीरियड इन दिस, सुभाष चंद्र बोस ही फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक. 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें पाकिस्तान की डिमांड की गई. अगस्त ऑफर, एक पहला ऑफर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब ब्रिटिशर्स वर लुकिंग फॉर कांग्रेस सपोर्ट, एक ऐसा ऑफर कि हम डोमिनियन स्टेटस लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इवेंचुअली सेटअप करेंगे, तो कई ऐसे, बट वो फेल हुआ. 1942 में क्रिप्स मिशन आया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ही केम, अगेन इट फेल्ड, बिकॉज कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कांग्रेस को नहीं मंजूर थे. अगेन गांधी जी ने इसी को पोस्ट डेटेड चेक बोला क्रिप्स मिशन को, और वो एक रीजन बना, इमीडिएट कॉज फॉर द स्टार्टिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जहां गोलिया टैंक पार्क में रेजोल्यूशन पास किया गया क्विट इंडिया का. 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चलती रही. लॉर्ड वेवेल को 43 से 47 चार्ज दिया गया एज अ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, during which a lot of attempts were made by Indian leaders like CR, which was C. Rajgopalachari का फॉर्मूला 1944 की किसी तरह कंसेंसस क्रिएट हो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, ताकि देश का बंटवारा ना हो. Lord Wavell himself also brought various parties to Shimla and discussed, but then it was not successful. So 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, तो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स शुरू हुए रेड फोर्ट में. अगेन इट बिकेम अ बिग इशू, इवेंचुअली रिजल्टिंग इन फरवरी 1946 नेवल म्यूटिनी. इट वाज वन ऑफ द रीजन ऑफ इट. 1946 में कैबिनेट मिशन, 3 कैबिनेट मेंबर्स जो ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स थे उनको लाया गया, और 1946 में उन्होंने प्रपोजल्स दिए.
इवेंचुअली ये प्रपोजल्स दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा माने गए, जिससे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस हुए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप की गई. बट 16 अगस्त ऑफ 1946 मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किया, जिससे अ लॉट ऑफ राइट्स टुक प्लेस इन बंगाल एट दैट टाइम, एंड इट पुट अ सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन ब्रिटिशर्स टू पार्टीशन द कंट्री. 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया भेजा गया राइट in 1947 so that smooth transfer of power could be done. When he came, Mountbatten Plan, जून 3 1947, माउंटबैटन प्लान, जिसमें यह बताया गया कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू डोमिनियंस, विल बी डिवाइडेड, पार्टीशनड, एंड उसके बाद जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइड करती है वो करे और फिर अपने हिसाब से. बट एज इन द मीन टाइम ये ट्रांजिशन पीरियड में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू रहेगा. तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इवेंचुअली बेस्ड ऑन माउंटबैटन प्लान पास हुआ. इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनाने के लिए बाउंड्री कमीशन क्रिएट की गई अंडर सर रैडक्लिफ. ओके, फिर अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, until unless the constitution was made, we had two governor generals. So Lord Mountbatten was actually the first governor general of free India. और during his phase, Kashmir eventually acceded to India, and जिसके अंडर Kashmir signed the instrument of accession, and Gandhi ji was murdered on January 30, 1948. Then C. Rajagopalachari was the last Governor General and only Indian Governor General of India. And he was until 1950. Eventually, the Indian Constitution was adopted, and thereafter, the post of Governor General was discontinued as India became a republic. So this is it with respect to all the Governor Generals from 1773 to 1950. I hope you liked the content, the video, and you could create the chronology अपने दिमाग में कि कैसे sequence of events हुए. But don't worry, that's not it. A lot of more videos with respect to modern Indian history, very well structured and divided, will come very soon. So stay tuned with upscprep.com. Thank you.